Start. Good morning, children. Today we are going to teach class 10 Political Science chapter 2. Topic is federalism. What is federalism? Federalism. Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in a last chapter. You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the regional powers. हम लोग यहाँ पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग में किस तरह से बेल्जियम में जो है डिफरेंट टाइप के जो कास्ट क्रीड के लोग थे उनका अलग अलग लैंग्वेज था और किस तरीके से उसमें मेजोरिटेरियन और माइनॉरिटी को किस तरह से मैनेज किया गया था और कंट्री को बिल्टअप किया गया था। तो उस टॉपिक से हम आगे पढ़ेंगे। was to reduce the power to the central government. बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था उसकी जो शक्ति थी उसको किस तरीके से कम किया गया। Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles power, but all the powers were given to this government and could be withdrawn by the central government. यहाँ देखता हूँ बेल्जियम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर था कि वो रीजनल गवर्नमेंट को वो कभी भी चाहती तो उसको हटा सकती थी। The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. 1993 के दशकों में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन किए गए और इस परिवर्तन में ये देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को कम किया गया और जो रीजनल गवर्नमेंट थे उन्हें पावर दी गई। Thus Belgium shifted from यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो एकात्मक सरकार था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल पूरे कंट्री में लागू होते थे, वो अब नहीं रहा। उसके जगह स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहे। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका बिकम ए फेडरल सिस्टम। लेकिन हम लोग श्रीलंका में क्या देखते हैं, श्रीलंका जो है अपना यूनिटरी सिस्टम को ही जो है रखा और उसने अपना मेजिटोरियन प्रभाव को बरकरार रखा और तमिल लीडरों की कोई भी भावना को नहीं समझ पाया। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री यूजुअली। फेडरलिज्म में ये देखा जाता है कि पावर का पूरी तरीके से विस्तार किया जाता है अपर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, जिसमें एक सेंट्रल होते हैं, स्टेट होते हैं और लोकल बॉडीज होता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री यूजुअली ए फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। हम देखते हैं कि फेडरलिज्म में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल लेवल की सरकारें होती हैं और एक स्टेट लेवल की सरकारें। सेंट्रल लेवल की जो सरकारें होती हैं उनका काम है पूरे देश के शासन को देखना और पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाना। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट टुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। लेकिन हम स्टेट लेवल में क्या देखते हैं कि स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के लिए लॉ बनाती है और उसमें स्टेट लेवल की जो सरकार होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसे सेंट्रल के तहत रह करके कोई काम नहीं करना होता है। इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कंसिडर्ड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम। अदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ये हम देखते हैं कि यूनिटी सिस्टम में क्या होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर के शीर्ष पे होता था और उसके नीचे सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो उनके अधीन होकर के काम करते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। उनके जो भी आदेश होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज को मानना होता था। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में हमें ये देखता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह की ऑर्डर नहीं दी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पूरे होल कंट्री के लिए।
और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी जनता के लिए जो है जवाबदेह होते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 or more levels of government. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislature, taxation, administration. मैं क्या देखता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो वैधानिक परिवर्तन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या टैक्स में कुछ कोई स्लैब को बदलना होता है या प्रशासन में, ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। The jurisdiction of the respective levels of the tiers of government are specified in the Constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. और इसमें यह भी देखा जाता है कि jurisdiction जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसको एक्सप्लेन करने का पावर कोर्ट को होता है, यानी अदालतें इस चीजों को करती हैं। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of the both levels of government. अगर किसी बेसिक रूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल में परिवर्तन करना अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अकेले नहीं कर सकती है। इसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता है, यानी उसकी सहमति के बिना वो नहीं कर सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट इन एन एम्पायर if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective power। यहाँ मैं ये भी देखता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर किसी तरह की बहस हो जाती है या झगड़े हो जाते हैं, तो उस दोनों के मामला को सोल्यूशन जो है आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. The federal system thus has dual objection: be safeguard and promote unity of the country. फेडरल सिस्टम में अगर किसी तरह की किसी को अगर संवैधानिक कोई दिक्कत पेश आती है, तो उस समय में ये देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से उसमें चेंजिंग लाती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रीजनल डाइवर्सिटी, और हम देखते हैं कि फेडरलिज्म में जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है उसका ख्याल रखा जाता है, इसलिए नए नए स्टेट बनाए जाते हैं। टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट: म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। इसमें दोनों तरह की जो सरकारें होती हैं वो पारस्परिक विश्वास पे काम करती हैं और कुछ जो एग्रीमेंट होता है उसका वो फॉलो करती हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरलिज्म टू अनदर। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरलिज्म वाज फॉर्म। There are two kinds of routes through which federalism have been formed. The first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. मैं यहाँ देखता हूँ कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट दो तरीके से होते हैं। एक में होते हैं कि दो स्टेट जो अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों साथ आना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखना चाहते हैं। इस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग जो है जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। जिस तरह अमेरिका में 13 स्टेट आपस में टुगेदर हुए और मिलकर करके एक कंट्री बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के गवर्नमेंट हुए। इसमें स्टेट के अपने पावर होते थे, इसमें स्टेट अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते थे। इसमें यह देखा गया कि प्रोविंशियल स्टेट ही ज्यादा पावरफुल होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। In the first category of federalism, all the constituent states usually have equal power and are strong by the federal government. The second route is where a larger country decide to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federalism. अब हमारे देश में जैसे देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, उनके अपने कल्चर हैं, उनके अपने लैंग्वेजेज हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं।
तो यहाँ सबों को डाइवर्सिटी को ख्याल रख करके नए नए स्टेट बनाए गए। तो उसमें उनकी जो कल्चर, उनका जो आइडेंटिटी था उसको माना गया। तो यहाँ के जो हमारे देश में जो स्टेट बने, तो हमारा कंट्री भी फेडरलिज्म है, लेकिन वो है आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, क्योंकि एक ही देश के अंदर ही एक ही भावना थी। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल द स्टेट। तो यहाँ क्या देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ फेडरलिज्म हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। तो यहाँ देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए गए और स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए गए। कुछ लिस्ट बनाया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।